नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है प्रायश्चित। साहब जी, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। तुम्हारी वजह से हमारा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? मैं तुम्हारा इस महीने का सारा पगार काट लूंगा, तब तुम्हें पता चलेगा। नहीं छोटे साहब, ऐसा जुल्म मत करिएगा। मेरी बीबी आजकल बीमार रहती है, इसीलिए कल काम पर नहीं आ पाया। और मेरे पैरों में ईंटों को ढोते समय, ईंटों को रखते समय कुछ ईंटें मेरे पैरों में गिर गए और मुझे बहुत चोट आई है। हम गरीबों का तो आप ही सहारा हैं। रोते रोते रमाकांत जी अपने छोटे मालिक के पैर पकड़ लिए, मगर वो आदमी उनको पैर से धक्का देकर वहां से चला गया और रमाकांत जी गिड़गिड़ाते रह गए, साहब जी, मेरी बीबी भूखे ही मर जाएगी। रमाकांत जी कुछ ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और उनकी उम्र 60 साल से ऊपर की थी, लेकिन इस उम्र में मजदूरी जैसा काम करने की नौबत आन पड़ी थी। दरअसल एक दिन ईंटों का ढेर ढोते समय कुछ ईंटें उनके पैरों में गिर गई, जिससे उनके पैरों में काफी जख्म हो गया था, जो उनके दुख दर्द बयां कर रहे थे। रमाकांत जी अपनी पत्नी के साथ अकेले रहा करते थे और बेटे के प्यार में सब कुछ गवा दिया था। अपना सब कुछ बेचकर उसको अमेरिका भेजा था, क्योंकि वो वहां से पढ़ लिख कर कुछ करना चाहता था। रमाकांत जी का अपना किराने का बिजनेस था, जो समय बीतने के साथ साथ घाटे में चला गया था और वो सड़क पर आ गए थे। पढ़े लिखे ज्यादा नहीं थे तो अच्छा काम पाना मुश्किल हो गया और फिर उन्हें ईंटों की पथाई और ढोने का काम मजबूरी में करना पड़ा। पापी पेट का सवाल था, इसीलिए ऐसे काम करने से भी इनकार नहीं किया। अपना मकान, जो कि अपने बेटे को अमेरिका भेजने के लिए गिरवी रखा था, वो भी व्यापार बंद होने के कारण जब्त हो गया था और उन्हें जीवन की गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए मजदूरी करनी पड़ी। लेकिन कभी भी ये सब बेटे को जाहिर होने नहीं दिया कि उसके माता पिता कष्ट में हैं, क्योंकि इससे उसकी पढ़ाई में खलल पड़ता। अक्सर उनकी पत्नी अंजना जी कहा करती, अपने दिन कब बदलेंगे जी? आप इस उम्र में इतना खटते हो, जाने बेटे का सुख हमें कब नसीब होगा? कब बेटा कमाएगा और हम सुख चैन की 2 रोटी खा पाएंगे? रमाकांत जी अंजना जी को हिम्मत बंधाते, अंजना, सब्र रखो। अमन हमारा इकलौता सहारा है, वही हमारी आखिरी उम्मीद है। एक बार उसे बड़ा आदमी बन जाने दो, फिर देखो, इस झोपड़पट्टी से निकलकर हम फिर से आलीशान बंगले में चले जाएंगे। जा, मेरे लिए एक कप चाय बना ला, शरीर में बहुत दर्द है, कुछ तो आराम मिलेगा, रमाकांत जी ने कहा। अंजना जी रसोई में जाती हैं चाय बनाने के लिए। खोल कर देखती हैं, पतीले में थोड़ा दूध कम था और शक्कर के डिब्बे में शक्कर बिल्कुल भी नहीं था। वह किसी तरह दूध में पानी मिलाकर बिना शक्कर डाले ही चाय बनाकर ले आती हैं और अपने पति रमाकांत जी को देती हैं। अरे अंजना, तू अपने लिए चाय नहीं लाई? तुझे भी तो बुखार था, कुछ तो आराम मिलेगा। नहीं, मेरा अभी मन नहीं है। पानी जैसा चाय पीते ही रमाकांत जी समझ जाते हैं कि जरूर घर में दूध नहीं था और शक्कर भी नहीं है, पर वह अपनी मजबूरी के कारण कुछ कर भी तो नहीं सकते थे। उदास होकर रमाकांत जी कहते हैं, अंजना जी, हमारे दिन जरूर बदलेंगे, तब तक ये रूखी सूखी खा लो। अंजना जी मायूस होकर कहती हैं, कितने दिन से अमन से बात भी नहीं हुई है जी। इस पर रमाकांत जी अंजना जी को समझाते हैं, अरे वो दिन रात पढ़ाई करता है अंजना, अब बार बार उससे बात करोगी तो वो पढ़ाई में ध्यान कैसे लगाएगा? और कुछ दिन पहले ही तो वह बताया था कि उसकी परीक्षा शुरू होने वाली है। जब यहाँ दिन होता होगा तो वहाँ रात होती होगी। ऐसे में
दखल अंदाजी ठीक नहीं है अंजना। अंजना जी अपने मन की कसक अपने बेटे पर निकाल देना चाहती थी, लेकिन रमाकांत जी हमेशा रोक लेते थे। अमन की पढ़ाई 5 साल की थी, लेकिन जाने क्यों 7 साल होने को आ रहे थे और अमन अभी तक नहीं आया था। एक दिन अमन का फोन आया तो रमाकांत जी खुशी के मारे उछल पड़े और तुरंत अंजना जी को आवाज दी, अरे अंजना, जल्दी से आओ, देखो अमन बेटे का फोन आया है। अंजना जी खाना बनाती हुई जल्दी से हाथ पोंछ कर आईं और उनके आते ही रमाकांत जी ने तुरंत फोन स्पीकर पर डाल दिया। अमन ने उधर से पूछा, पापा सब कैसा चल रहा है? सब ठीक है बेटा, तेरी पढ़ाई पूरी कब होगी? बस अब तू आ जा, बहुत याद आती है, अब रहा नहीं जाता। अंजना जी ने कहा, तू तो कहकर गया था पढ़ाई 5 साल की है, पर अब तो 7 साल बीत गए मेरे लाल। कहते कहते अंजना जी का गला भर आया था, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज को बहकने से रोक लिया था, जिससे अमन को कुछ पता नहीं चला। काफी देर तक अमन से अंजना जी और रमाकांत जी बात करते रहे, लेकिन उससे अपनी हकीकत छुपा रखा था। वो नहीं जानता था कि उसके माँ बाप सुख चैन और अच्छी जिंदगी के लिए कितने पापड़ बेल रहे हैं और कितने दुख कष्टों से गुजर रहे हैं। जानी कितने प्रयासों के बाद 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे और बारिश में झोपड़ी की छत से जब पानी टपकता तो वह पूरी रात जाग कर ही बिता देते थे। अमन को वापस आने में देर क्यों लग रही थी, यह रमाकांत जी समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि पढ़ाई तो बस 5 साल की थी। कई बार रमाकांत जी पूछते तो वो कुछ ऐसा बताता कि रमाकांत जी समझ नहीं पाते और फिर अपने कम पढ़े लिखे होने के कारण चुप रह जाते। 3 महीने बाद एक दिन फिर से अमन का फोन आया। वह अमेरिका से वापस भारत आ रहा है। ये खुशखबरी सुनते ही रमाकांत जी खुशी से फूले नहीं समाये। रमाकांत जी ने अपनी पत्नी अंजना जी से कहा, अंजना, अब जब अमन आ जाएगा ना, तो मैं उसको सब कुछ बता दूंगा। अंजना जी बहुत खुश थी। हमारा बेटा हमें संभाल लेगा जी, मेरा बेटा वापस आ रहा है, अब तो बस सब अच्छा होगा। दोनों ही अब दिन गिनने लगे थे कि अब अमन के आने का समय आए और वो उसको गले से लगाए और बेटे के आने का एक एक दिन गिनते। अब वो तारीख पास आ ही गया जब घर वापस आने वाला था अमन। अगली सुबह अमन आने वाला था और दोनों ही उसके इंतजार में रात से सोए नहीं थे। अंजना जी को कुछ ध्यान आया तो उन्होंने कहा, सुनिए जी, मेरा लाल यहाँ तक कैसे आएगा? ये नया पता तो उसको मालूम ही नहीं है। रमाकांत जी ने कहा, अंजना, जब सुबह उसका फोन आएगा तो बता दूंगा, तो वो आसानी से यहाँ पहुँच जाएगा। किसी तरह से सुबह तक का इंतजार तो खत्म हो चुका था, लेकिन अभी तक अमन का फोन नहीं आया था। बेचैन अंजना जी ने कहा, सुनिए जी, अमन का फोन नहीं आया, कहीं वो सीधे पुराने पते पर ही तो नहीं चला गया। रमाकांत जी की बेचैनी भी बढ़ चुकी थी, क्योंकि अमन के दिए समय के अनुसार तो उसे अभी तक आ जाना चाहिए था। उन्होंने अंजना जी से कहा, थोड़ा धैर्य रखो भाग्यवान, कहीं जाम में फंसा होगा या क्या पता उसकी फ्लाइट लेट हुई हो, आता ही होगा। आज दोनों ही अपने सवालों के जवाब भी खुद दे रहे थे। आखिर माता पिता जो थे, सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो चुकी थी, लेकिन अब तक अमन न तो खुद ही आया था, न ही उसका कोई फोन आया था। दोनों पति पत्नी परेशान होते इधर से उधर बेचैन घूम रहे थे। बार बार नजरें दरवाजे से बाहर की तरफ जा रही थी। रात होने को आई, लेकिन अमन का फोन अभी तक नहीं आया। जब अमन को फोन लगाते तो उसका फोन स्विच ऑफ बताता। पता नहीं आखिर ऐसा
क्या हुआ था जो अमन अभी तक घर नहीं पहुंचा था। दिन बीते, फिर सप्ताह भी बीत गया। रमाकांत जी ने अखबार भी खंगाले कि कहीं हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त तो नहीं हुआ, लेकिन इसमें भी निराशा ही हाथ लगी। आसपास पड़ोसियों के घर जाकर उन्होंने न्यूज चैनल भी सुन लिए, पर कहीं कुछ अता पता नहीं चला। यही करते करते 1 महीना बीत गया, लेकिन कोई खबर नहीं आई। रमाकांत जी और अंजना जी अपने कलेजे के टुकड़े के लिए तड़प रहे थे। उनके सारे सपने शीशे की तरह टूटकर चकनाचूर हो गए थे और बेटे की फिक्र ने दोनों को ही अधमरा कर दिया था। रमाकांत जी की आंखें अमन को याद करके भर आती। अंजना, पता नहीं कहाँ गया हमारा लाल, कहीं उसके साथ कुछ अनर्थ तो नहीं हो गया। रोती हुई अंजना जी ने कहा, मुझे भी यही लगता है कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया। जाने मेरा अमन, मेरा मुन्ना कैसा होगा। दोनों पति पत्नी दिन भर अमन के लिए परेशान बेचैन रहते और रोया करते, लेकिन वर्ष बीत गए पर अमन नहीं आया। रोज दोनों अमन की तस्वीर देखकर उसे याद करते। कोई तरीका नहीं सूझ रहा था कि कैसे अमन की खोज खबर निकाले। इतने दूर जाना आसान थोड़े था। पहले ही अमन पर इतना खर्च करके उनकी कमर टूट चुकी थी। फिर से रमाकांत जी अपने काम में लग गए। आखिर पापी पेट का सवाल था। जितना मेहनत करते उससे 2 वक्त की रोटी ही कमा पाते थे, लेकिन अमन की फिक्र और याद में दोनों के शरीर जर्जर हो चुके थे। एक दिन रमाकांत जी ने कहा, अंजना, मुझसे अब मजदूरी नहीं होती, शरीर जवाब दे रहा है। अंजना जी ने तुरंत कहा, तो आप ये काम छोड़ क्यों नहीं देते? काम छोड़ दिया तो सूखी रोटी भी नसीब नहीं होगी। अंजना जी ने चुप्पी साध ली, लेकिन खुद रमाकांत जी का साथ देने का विचार करने लगी। अभी तक रमाकांत जी ने बाहर जाकर काम करने का इजाजत उन्हें नहीं दिया था। अगले दिन 1 घंटे बाद ही रमाकांत जी मजदूरी से वापस आ गए। अंजना जी उन्हें इस वक्त घर में देखकर चौंक गई। क्या हुआ जी, अभी तो गए थे, 1 ही घंटे में काम से वापस आ गए, तबीयत तो ठीक है ना? सुनते ही रमाकांत जी की आंखों में आंसू आ गए। फिर थोड़ा चुप रहने के बाद वो दीवार का सहारा लेकर बैठते हुए बोले, अंजना, छोटे मालिक ने काम से हमेशा के लिए निकाल दिया है, बोला कल से मत आना। अंजना जी के माथे पर तुरंत चिंता की लकीरें उभर आई। अब क्या होगा जी? रमाकांत जी आंखें बंद करते हुए बोले, क्या होगा अंजना, अब दूसरा काम ढूंढूंगा। अंजना जी ने तपाक से कहा, चिंता मत कीजिए, मैं कुछ काम करूंगी, किसी की रोटी भी बनाऊंगी तो भी 4 पैसे मिलेंगे, बस आप इस बार कुछ मत बोलना। ये सुनते ही रमाकांत जी का अहंकार जाग उठा। नहीं अंजना, तुम ये सब नहीं करोगी, मैं तुम्हें हमेशा रानी बनाकर रखा, लेकिन अभी किस्मत खराब है, मगर इससे क्या फर्क पड़ेगा, मेरे इरादे मजबूत हैं, मैं तुम्हारा और अपना पेट अकेले भरूंगा, हमेशा की तरह। रमाकांत जी ने ऐसा कहा तो अंजना जी फिर से चुप हो गई, क्योंकि कुछ कहकर उनके दिल को दुखाना नहीं चाहती थी, क्योंकि पहले ही रमाकांत जी बेटे के कारण टूटे हुए थे, मगर अंजना जी ने काम करने की ठान ली थी। शाम को अंजना जी मंदिर में जाने लगी, जिससे भगवान से कुछ प्रार्थना कर सके। जाते हुए उन्होंने रमाकांत जी से कहा, सुनो जी, मैं मंदिर जा रही हूँ, बस अभी आ जाऊंगी। रमाकांत जी तो पहले ही भगवान से नाराज थे, क्योंकि इकलौते बेटे का कोई अता पता नहीं था। तो उन्होंने कहा, मंदिर की चौखट पर नाक रगड़ने की क्या जरूरत है, इतने दिनों से तो मिन्नतें कर रही हो। उसके कानों तक आवाज पहुंची ही नहीं, वह भी अमीरों का बस सुनता है, गरीबों के लिए उसके भी दरवाजे बंद है। अंजना जी ने मुड़कर कहा, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं, क्या पता इस बार हमारी सुन ले। ऐसा कहकर अंजना जी
घर से चली गई। वहां जाते ही दर्शन करने के बाद मंदिर की दीवार के सहारे से बैठ गई। काफी देर तक रोती रही, क्योंकि घर में तो रमाकांत जी के सामने एक आंसू भी नहीं बहा सकती थी। उनके रोते ही वो कमजोर पड़ जाते। पहले ही बेटे का दुख कम नहीं था। आंखें बंद किए रोती हुई अंजना जी को किसी ने हिलाया तो उन्होंने आंख खोला और सामने पुजारी जी को देखकर चौंक कर देखने लगी। पुजारी जी ने कहा, माँ जी, आप परेशान लगती हैं, क्या हुआ है? आप रो क्यों रही हैं? अंजना जी के आंसुओं की धारा बांध तोड़कर बह निकली। पुजारी जी के काफी धीरज बंधाने के बाद वो शांत हुई और सारी बात बताते हुए कहा, पुजारी जी, हमारी रोजी रोटी का आखिरी रास्ता भी बंद हो गया है। ऊपर से बेटे का कोई अता पता नहीं है कि कहाँ है। हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। पुजारी जी ने समझाया, जिसका कोई नहीं होता उसका तो ऊपर वाला होता है। आप सही समय यहाँ आई हैं। मंदिर का जो साफ सफाई रख रखाव करता था रामू, उसकी माँ की तबीयत सही नहीं है, वह गांव गया है। इसीलिए मेरे पास एक काम आपके लिए है। अगर आपको समझ में आए तो कर लो। बदले में पैसे मिलेंगे और प्रसाद रूप में खाना भी मिल जाएगा। पुजारी जी की बातें सुनकर उनकी आंखों में चमक आ गई। क्या सच में पुजारी जी? कौन सा काम है? मुझे बता दीजिए, मैं सब कर लूंगी। अंजना जी ने फटाफट अपने आंसू पोंछ लिए थे। पुजारी जी ने कहा, माँ जी, इधर साफ सफाई का काम है। सुबह के समय भगवान के वस्त्र बदले जाएंगे और अंदर मूर्ति की सफाई, माला फूल वगैरह हटाना, ये सब करना है। कर लेंगी ना आप? अंजना जी को और क्या चाहिए था, उन्होंने तुरंत हामी भर दी। इतनी अच्छी सेवा का मौका मिल रहा है और पैसे भी। अंजना जी खुश होकर पुजारी जी का धन्यवाद करती हुई जल्दी जल्दी घर आ गई और घर आकर रमाकांत जी को सारी बात बताई। रमाकांत जी को भी इस काम से कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि ये ईश्वर के घर का काम था जो मुफ्त में भी किया जा सकता था। लेकिन फिलहाल पैसों की जरूरत थी, तो उन्होंने अंजना जी को काम करने की अनुमति दे दी। अब रोज अंजना जी मंदिर जाकर साफ सफाई करती और बदले में पुजारी भोग लगाया हुआ फल, मीठा जो भक्त जन चढ़ाते, अंजना जी को दे देते। पैसे भी थमा दिया करते थे। उससे अंजना जी और रमाकांत जी को सहारा मिल गया था। किसी तरह जीवन की गाड़ी चल निकली थी। एक दिन जब अंजना जी मंदिर में सफाई कर रही थी, तो उसी समय एक सेठानी आई। उन्होंने पुजारी जी से कहा, पुजारी जी, मेरा नाम शोभा है। हमारे घर में माँ का श्राद्ध है और कृपया आप 11 ब्राह्मण के साथ हमारे घर आए और हमें सेवा का अवसर दे। अंजना जी को काम करता देख उन सेठानी ने अपने घर श्राद्ध के लिए भोजन बनाने को कहा और कहा, अम्मा जी, अगर आप खाना बनाएंगी तो इसके बदले हम आपको अच्छा पैसा देंगे। पूरे 30 आदमियों का पकवान बनाना पड़ेगा। आप कर पाएंगी ना? अंजना जी की अच्छी कमाई हो जाती तो यह सुनकर वह बहुत खुश थी। इसीलिए दूसरे दिन बिना अपने पति को बताए वह उनके घर श्राद्ध का खाना बनाने चली गई। श्राद्ध में खाना खाने बहुत सी औरतें आई थी, जिसमें से एक खूबसूरत औरत आई जो शायद विदेशी थी। वह शोभा की पड़ोसन थी। सुंदर लाल साड़ी में सजी वो गोरी औरत बहुत आकर्षक दिखाई पड़ रही थी। ऐसे में अंजना जी जब खाना परोस रही थी तो उनका ध्यान उस पर चला गया। उस विदेशी औरत ने पहले श्राद्ध का खाना खाया, हलवा पूरी खीर खाया तो उंगली चाटती रह गई। उसे देसी खाना बहुत पसंद आया। जब सब ब्राह्मण खाकर विदा हो गए और अंजना जी भी अपना मेहनताना लेकर घर जाने लगी, तो उस विदेशी औरत, जिसका नाम एंजेला था, ने टूटी फूटी हिंदी में कहा,
आंटी जी, मेरे घर आकर थोड़ा इंडियन खाना बनाओगे क्या? आप चार्ज कर लेना, जो भी सही लगे। आपके हाथों में तो मैजिक है। प्लीज। अंजना जी खुश हो गई, पर रमाकांत जी को बताना उन्हें सही नहीं लगा, क्योंकि उन्हें पता था कि वो कभी ऐसा काम उन्हें नहीं करने देंगे। अगले दिन मंदिर का काम जल्दी से खत्म करके अंजना जी उस विदेशी महिला के बताए पते पर पहुंच गईं। जाकर उन्होंने उसके आलीशान घर में एक से एक हिंदुस्तानी पकवान बनाए। पूरा घर खाने की खुशबू से महक गया था। जाते समय उसने अंजना जी से कहा, थैंक यू आंटी जी। अगर मेरे हस्बैंड को खाना पसंद आया तो क्या आप रोज आकर बना देंगी? अंजना जी को इससे अच्छा मौका भला और कहाँ मिलता। एक दिन में 2 काम करके कमाई बढ़ रही थी तो भला क्यों छोड़ती। सो उन्होंने हाँ में भर दी। लेकिन उन्होंने रमाकांत जी को न बताने का निश्चय किया था। अब रोज शाम को अंजना जी वहां जाती और 2 घंटे में खाना बनाकर आ जाती। खाना भी पसंद आ रहा था। एक दिन एंजेला ने कहा, 2 दिन बाद मेरे हस्बैंड का जन्मदिन है, तो मैं उन्हें सरप्राइज पार्टी देना चाहती हूँ। आंटी जी, कुछ अच्छी अच्छी चीजें बना दीजिए। अंजना जी मंदिर का काम करके 12 बजे तक पहुंच गईं और जाते ही किचन में खाना बनाने लगी। शाम को जब सब मेहमान आ गए तो एंजेला ने कहा, आंटी जी, केक कट चुका है, अब आप मेहमानों को खाना सर्व कर दीजिए। इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी खाने से। खाना देखकर सारे मेहमान टूट पड़े। एंजेला के पति ने कहा, ऐसा खाना तो मेरी माँ ही बनाया करती थी, और सच में आजकल खाने का टेस्ट भी वही है। एंजेला ने कहा, ये हमारी कुक आंटी जी ने बनाया है, तुम्हारे लिए इंडियन खाने के लिए रखा है। उस आदमी की आवाज को सुनकर किचन में काम कर रही अंजना जी के पैरों तले जमीन सरक गई और बार बार बाहर झांकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो आदमी उनकी तरफ पीठ किए खड़ा था, जिसे वो उसे देख न सकी। अंजना जी किचन में अपने काम में लगी रहीं, लेकिन उस आवाज में मन अटक गया था। अंत में अंजना जी सबके लिए एक स्वीट डिश लेकर आई तो उनकी नज़र एंजेला के पति पर पड़ी, जिसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई और उन्होंने घूंघट करके अपना चेहरा ढक लिया और सबको मिठाई सर्व किया। मिठाई खाते ही एंजेला के पति से रहा नहीं गया और वह आंटी जी को देखने के लिए उनके पीछे पड़ गया। एंजेला, मुझे भी मिलवाओ अपनी आंटी जी से, मुझे भी तो दिखाओ कौन आंटी है, मैं भी तो देखूं यार। सामने से उस आदमी को आते देखकर वो बेहोश होते बची। अपने आंसू बहने से रोकना चाहा, लेकिन नहीं रुके। वो आदमी भी सामने आया और उनका घूंघट किसी बच्चे के धक्के से खुद से सरक गया। उन्हें देखते ही वहीं ठिठक गया। दोनों खामोश थे। एंजेला ने एक दूसरे को देखते हुए कहा, आंटी जी, ये मेरे हस्बैंड हैं। डार्लिंग, ये आंटी जी हैं, जिनके हाथ का खाना तुम्हारी मदर के जैसा है। एंजेला की बात सुनते ही अंजना जी ने आंसू पोंछ लिए, लेकिन कुछ नहीं कहा। वो आदमी कोई और नहीं, उनका बेटा अमन ही था, जो आज इत्तेफाक से सामने आ खड़ा हुआ था। किस्मत इस तरह बेटे से मिलवाएगी, ऐसा तो अंजना जी ने सोचा ही नहीं था। आज अंजना जी अपने ही बेटे के घर में एक नौकर के रूप में खड़ी थी और वो सामने मालिक बनकर खड़ा था। अमन माँ से नजरें नहीं मिला पा रहा था। बगले झांकता पार्टी खत्म होते ही अपने कमरे में चला गया। अंजना जी के हाथ पैर कांपने लगे थे। आज बेटे से सामना हो गया था। अब ये बात कैसे घर जाकर रमाकांत जी को बताएंगी। वो तो सुनते ही जीते जी मर जाएंगे कि उनका बेटा इसी शहर में रहता है, मगर कभी मिलने नहीं आया और न ही ढूंढने की कोशिश की। इतना बड़ा झटका वो उन्हें नहीं दे सकती थी।
सो ये बात भी छुपाने का फैसला कर लिया। अब अंजना जी एक नौकर की तरह ही उसके घर काम करके आ जाती। अगर सामने अमन आता तो नजरें घुमा लेती। ऐसा होते 4 दिन हो चले थे। एक दिन अंजना जी को घर आने में देर हो गई तो रमाकांत जी को चिंता होने लगी। इंतजार करने के बाद वो पता करने मंदिर चले गए। वहां जाकर अंजना जी के इस काम के बारे में पता चला तो पुजारी जी के बताए पते पर पहुंच गए। बेल बजाने पर एंजिला बाहर आई। आप कौन? रमाकांत जी ने कहा, मैं अंजना का पति हूँ। वो यहाँ खाना बनाने का काम करती है, अभी तक घर नहीं आई तो पूछने चला आया। एंजेला ने कहा, वो तो चली गई हैं अंकल जी। तभी एक बड़ी सी गाड़ी आती है। अमन गाड़ी से उतरता है और एंजेला से कहता है, डार्लिंग, मेरे आने से पहले ही दरवाजा खोल रखा है। ये पहचानी सी आवाज सुनकर रमाकांत जी पलटे तो भौचक्के रह गए। अमन भी बरसों बाद पिता को देखकर पसीने पसीने हो गया। सामने बेटा खड़ा था और ये शायद उसकी पत्नी थी। रमाकांत जी का दिल ये देखकर फटने को आ गया। उन्हें लगा अपने सवालों के जवाब मांगे और पूछे कि बूढ़े माँ बाप के साथ ऐसा क्यों किया, मरने को क्यों छोड़ दिया। लेकिन तभी उन्हें अंजना जी का ख्याल आ गया और अपने बेजान से कदमों को तेजी से उठाते हुए वहां से निकल गए। अंजना जी कहीं न मिली तो रमाकांत जी वापस घर पहुंच गए। अंजना जी ने उन्हें देखते ही कहा, आप कहाँ गए थे? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। अरे यूं ही यहीं घूमने गया था। रमाकांत जी उनसे ये बात छुपा गए और फिर रुक कर बोले, अंजना, हम इस शहर को छोड़ देंगे, ये हमें रास नहीं आया। अंजना जी हैरान हो गई, क्यों छोड़कर जाएंगे, क्यों? बड़ी मुश्किल से काम मिला है मुझे, नए शहर में क्या काम करेंगे? रमाकांत जी ने कहा, सब हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, सब सोच लिया है, लेकिन यहाँ नहीं रहना है। लेकिन इस बार उनका मन रमाकांत जी की बात मानने को तैयार न था, क्योंकि कभी कभी ही सही बेटे को सामने से देख लेती थी तो उनका मन बहल जाता था। अंजना जी बेटे के करीब रहना चाहती थी, भले नौकर बनकर रहना पड़े। अगले दिन रमाकांत जी ने तबीयत का ऐसा बहाना बनाया कि अंजना जी चाह कर भी मंदिर और अमन के घर काम के लिए नहीं जा पाई। अंजना जी अंदर ही अंदर चिंता में थी, जाने आज मेरा बेटा क्या खाएगा। मेरे हाथ का खाना पेट भरकर खाता था, अब बाहर का उल फिजुल खाएगा। एक दिन तो बीत गया, लेकिन अगले दिन सुबह उठते ही रमाकांत जी ने सामान बांधना शुरू कर दिया। अंजना जी इतनी सुबह ये सब करते देखकर चौंक गई थी। क्या कर रहे हो जी? रमाकांत जी ने कहा, देखती नहीं हो सामान बांध रहा हूँ, तुम भी बांध लो, काम जल्दी हो जाएगा, फिर ये कमरा खाली करके ट्रेन पकड़ लेंगे। अंजना जी की आंखें ये सुनकर फटी की फटी रह गई। अंजना जी को तो जैसे करंट ही लगा था और उनके हाथ पैर ही नहीं हिल रहे थे। उन्होंने पूछा भी कि कहाँ जा रहे हैं, लेकिन रमाकांत जी ने कुछ नहीं कहा। फिर अंजना जी ने हिम्मत करके कहा, मैं पुजारी जी को मना करके आती हूँ कि कल से काम पर नहीं आऊंगी, किसी और को रख ले। रमाकांत जी ने बहुत रोका, लेकिन अंजना जी नहीं रुकी, तो उन्होंने पीछे से आवाज देकर कहा, कहीं और मत निकल जाना, ट्रेन छूट जाएगी। लेकिन इस आवाज को अंजना जी अनसुना कर निकलती चली गई। अंजना जी ने पहले तो पुजारी जी से जाकर मना किया, फिर उसके बाद एंजेला के घर की ओर चल दी। लेकिन जल्दीबाजी और हड़बड़ी में सड़क पार करते हुए उन्होंने दूसरी ओर से आती हुई कार को नहीं देखा, जो तेज गति से आकर मार कर निकल गई। अंजना जी सड़क के दूसरी ओर जा गिरी थी और सड़क पर पड़ी तड़प रही थी।
उन्हें काफी चोटें आई थी और खून भी बह रहा था। भीड़ देखते ही इकट्ठी हो गई थी, लेकिन भीड़ में से एक व्यक्ति ने उन्हें मंदिर के कारण पहचान लिया और हॉस्पिटल में भर्ती करके पुजारी जी को खबर कर दी। उधर रमाकांत जी भी इंतजार करते हुए परेशान हो चुके थे। मैंने मना किया था, लेकिन इसको ये बेगैरत बेमुरब्बत औलाद प्यारी हो गई, जिसे अपने माँ बाप की फिक्र नहीं, जो महलों में रहकर माँ बाप को घर में नौकर रख सकता है। ऐसी औलाद से तो बे औलाद हो तो अच्छा। रमाकांत जी का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था कि तभी किसी ने आकर उन्हें अंजना जी के दर्दनाक एक्सीडेंट के बारे में बताया। रमाकांत अंजना जी की खबर सुनते ही रोने बिलखने लगे। जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचकर देखा तो अंजना जी आईसीयू के अंदर थी, जहां उनका ऑपरेशन चल रहा था। उनकी हाथ की हड्डी टूट गई थी और माथे में ज़्यादा चोट आई थी। सांस लेने में दिक्कत थी तो ऑक्सीजन भी लगा दिया गया था। रमाकांत जी सिसकते हुए आईसीयू के बाहर ही दीवार से सटाकर जमीन पर बैठ गए थे। उनकी पत्नी ही उनका एकमात्र सहारा थी। उधर एंजेला ने अंजना जी का काफी देर तक इंतजार किया। फिर उनके बारे में पता करने मंदिर पहुंची तो हादसे के बारे में पता चला तो उसने तुरंत ही अमन को फोन कर दिया। अमन, वो कुक आंटी जी का एक्सीडेंट हो गया है, क्या तुम मेरे को हॉस्पिटल ले चलोगे? वो बहुत सीरियस हालत में है। फोन पर यह खबर सुनते ही अमन बौखलाता हुआ उठ खड़ा हुआ। वो तुरंत ऑफिस से निकलकर कार चलाते हुए खुद को कोसने लगा था और अपने किए पर पछतावा कर रहा था। ये सब मेरे कारण हुआ है। दर दर की ठोकरें मेरे कारण ही खाई है आपने। माँ, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। अमन अपनी माँ से जीते जी अपने किए की माफी मांग लेना चाहता था। दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए। माँ को आईसीयू में बाहर शीशे में से देखकर ही उसके हाथ पैर फूल गए। नीचे बैठे रमाकांत जी की नज़र उस पर पड़ी तो उन्होंने उसे धक्का दे दिया और कहा, यहाँ क्यों आया है तू? अब क्या हम लोगों की अर्थी देखने आया है? तेरे कारण ही वो यहाँ है। अगर अंजना को कुछ भी हुआ तो मैं तुझे माफ नहीं करूँगा। चला जा यहाँ से। एंजेला ये सब देखकर हैरान थी। ये सब क्या हो रहा था, वो बार बार अमन से पूछ रही थी। अमन ने हाथ जोड़कर कहा, पापा मुझे माफ कर दो प्लीज। रमाकांत जी बरस पड़े। क्यों माफ करूँ तुझे? बेगैरत औलाद है तू मेरी। ये सब इस गोरी लड़की के लिए किया या गरीब माँ बाप के साथ रहने में बेइज्जती हो रही थी तेरी? जैसी औलाद न हो तो अच्छा। तभी वहाँ डॉक्टर ने आकर कहा, अब पेशेंट से आप मिल सकते हैं। रमाकांत जी जाते ही उनके सिर पर हाथ फेरा तो उनकी हल्की सी आंखें खुली। अंजना जी ने धीरे से कहा, अमन अमन। रमाकांत जी का चेहरा गुस्से से तमतमा गया, लेकिन अंजना जी की हालत ऐसी नहीं थी कि उन्हें कुछ भी कहा जा सके। अंजना जी बस बेटे को पुकार रही थी। अंजना जी के फिक्र के चलते और परिस्थिति को समझकर उन्होंने बाहर जाकर अमन को अंदर जाने का इशारा किया तो अमन दौड़ता हुआ अंदर जा पहुंचा। अमन ने जाते ही उनका हाथ में लेकर कहा, माँ मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हें सामने देखकर भी माँ न कह सका। इस सब का जिम्मेदार मैं ही हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो माँ। अमन माँ के पास बैठा गिड़गिड़ाता जा रहा था और एंजेला पास में ही सवालों से भरी खड़ी हुई थी। इतना तो समझ गई थी कि ये अमन की माँ थी, लेकिन ऐसा क्यों हुआ नहीं समझ पा रही थी। थोड़ी देर में अंजना जी सो गई। डॉक्टर ने भी आकर उनकी हालत में ठहराव होने की बात कही, जिसे सुनकर रमाकांत जी को राहत महसूस हुई और अमन ने भी गहरी सांस ली। इसके बाद बाहर आकर अमन ने अपने पिता से माफ़ी मांगी
तो उन्होंने अमन से फिलहाल कुछ नहीं कहा। 10 दिन तक अंजना जी हॉस्पिटल में ही रही और उनका सारा खर्चा अमन ने उठाया। उसने एंजेला को सब कुछ बता दिया था और एंजेला भी उस पर इस सब के लिए नाराज हुई थी। जब अंजना जी वापस अपने घर पहुंची तो अमन को रोज सामने देखकर अंजना जी जल्दी ठीक होने लगी, लेकिन अभी तक रमाकांत जी उसे माफ करने को तैयार नहीं थे। अंजना जी की हालत सुधरते देखकर एक दिन रमाकांत जी ने अमन को आने के लिए मना कर दिया। अमन रोता गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन रमाकांत जी ने फिर भी उसे घर से बाहर निकाल दिया। इस बार एंजेला ने आगे आकर माफ़ी मांगी और अमन को माफ़ करने के लिए कहा। अमन ने हाथ जोड़कर कहा, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं उस दिन आने के बाद पुराने घर गया तो वहाँ कोई नहीं मिला, लेकिन जब किसी से पता लेकर यहाँ आया तो आपको ईंटें उठाकर फटे कपड़ों में मजदूरी के लिए जाते देखा। मुझे बेइज्जती महसूस हुई क्योंकि बाहर कार में मेरे साथ एंजेला भी थी। मैं शर्म के कारण उसे बता नहीं पाया कि मेरे माता पिता कौन हैं और आप लोगों से न मिलने का बहाना बना दिया। इत्तेफाक से माँ मेरे ही घर खाना बनाने पहुँच गई। जिस दिन से देखा उस दिन से ही मुझे पछतावा हो रहा था, क्योंकि एंजेला उनके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करती थी। नौकर जैसा कभी नहीं समझा। ये तो मैं ही गलत था जो एंजेला को लेकर, अरे तुझे पढ़ाने के चक्कर में हमने घर गिरवी रख दिया, फिर बिजनेस ठप हो गया और सब लूट गया, लेकिन फिर भी तुझे कोई कमी नहीं होने दी और हमेशा तुझे पैसे भेजते रहे, खुद कंगाली में रहे और तुझे ऐसो आराम दिए। ये फटे कपड़े देख रहा है, ये भी तेरी माँ ने न जाने कितनी बार सिल सिल कर पहनाए हैं मुझे। सूखी रोटी में दिन गुजारे तेरे इंतजार में, लेकिन तेरी 5 साल की पढ़ाई 7 साल की हो गई। रमाकांत जी का दिल से उठता धुआं अब आसपास फैल रहा था। वो सब मुंह से निकल रहा था जो जाने कब से दबाए बैठे थे। अमन ने कहा, पापा मैं एंजेला से शादी के लिए वहाँ रुका हुआ था। पढ़ाई तो पहले पूरी हो गई थी, लेकिन वहाँ एक नौकरी करके रुका हुआ था। एंजेला को इंडिया पसंद था तो इसलिए वो मेरे साथ यहाँ आ गई। वो अमीर थी तो मैं उसे बता ही नहीं पाया। अंजना जी ने अंदर से आवाज़ देकर बुलाया और अमन को माफ़ करने को कहा। अमन पैरों में गिरकर माफ़ी मांग रहा था, पर बेटे की बातों से रमाकांत जी का दिल नहीं पिघला और ना ही वो बेटियों को माफ़ करने के लिए तैयार थे। सब साथ साथ एक ही घर में तो थे, लेकिन अमन ने जो किया वो सब रमाकांत जी चाह कर भी नहीं भूल पाए। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने इस कहानी से क्या सीखा और अमन आज तक अपने किए के प्रायश्चित कर रहा है।